हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 29 ऑफ अ 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपनी रीडिंग नंबर 2 पे, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स और स्वैप्स पे, जो हम देख रहे थे डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट टॉपिक का पार्ट था जो, ठीक है। हमने उसमें भी बहुत थोड़ा पढ़ा था, बट आज हम पूरा ये वाला जो चैप्टर है इसको फिनिश कर देंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि कल की वीडियो है जो आज बन रही है, फॉर विच आई एम रियली वेरी सॉरी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हमारा पूरा, ये पूरी जो रीडिंग है ये बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं है ऐसे, बस स्वैप्स है जो इसमें थोड़ा लगेगा कि कभी कभार कंफ्यूजिंग, बट वो है नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम इसमें देख चुके हैं अपना, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स पढ़ा, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स देखे। अब हम देखने वाले हैं कि करेंसी का जो एक्सपोजर है, जो करेंसी का एक्सपोजर है, इसको हम कैसे स्वैप्स और डिफरेंट डेरिवेटिव्स के थ्रू उसको हम मैनेज करते हैं। करेंसी स्वैप्स होते क्या है, ठीक है। करेंसी स्वैप्स, मान लो कि एक इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल इसमें जो जैसे बुक में दिया हुआ है, एक यूएस, अगर कोई कनाडा का कोई पर्सन है, ठीक है, कोई फर्म है, उसको ना अभी उसको पैसे देने हैं, ठीक है, यूएस में उसको पैसे देने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो वो सिंपली जाके वहां पर बोरो कर सकता है यूएस के डॉलर्स, और वो बोरो कर सकता है और उसको पेमेंट कर सकता है, क्योंकि उसने यूएस की कोई फर्म का कोई चीज लिया है। बट अगर इसमें क्या होगा, इसमें करेंसी, इसमें ना जो उसको रेट मिलेगी यूएस में, वो फेवरेबल नहीं होंगे। जो बोरोइंग रेट होगा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो इसमें एक चीज लिखी हुई है कि वो क्या कर सकता है, वो एक स्वैप में एंटर कर सकता है, जिसमें कि वो क्या करेगा, एक स्वैप काउंटर पार्टी के पास जाएगा, ठीक है, और उनको क्या बोलेगा, उनसे क्या बोरो करेगा वो, जो ये स्वैप काउंटर पार्टी होगी ये फिर यूएस से डील करेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जाएगी और ये क्या बोरो करेगी, कैनेडियन डॉलर्स है जो वो बोरो करेगी कैनेडियन मार्केट में ही। तो अगर अपने ही कोई कंट्री में अपने ही जो डॉलर्स है उसको अगर इकट्ठे करेंगे, तो वो करेंसी तो हमें फेवरेबल रेट्स में मिल जाएगी, कम रेट्स में मिल जाएगी एज कंपेयर टू ये यूएस डॉलर्स, या फिर कोई फॉरेन करेंसी है जो फॉरेन मार्केट में हम ले रहे हैं, तो ये तो उसकी बोरिंग रेट कम हो जाएगी इससे। फिर जो ये स्वैप वाली ये चीज है, ये क्या करेगी, इसको ये कैनेडियन डॉलर्स लेंड करेगी, ठीक है, लेंड करेगी कैनेडियन डॉलर्स, और इधर से ये लेगी, बोरो करेगी तेरे यूएस डॉलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आराम से पेमेंट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, करेंसी स्वैप्स हेल्प द पार्टीज इन द स्वैप टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द एक्सचेंज रेट, जो फ्लक्चुएशंस होगी उसमें हेल्प करेगी, और बेटर रेट आउटकम्स, जो बेटर रेट आउटकम्स है, यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव मिल रहा है, बट इधर उसको वो चीज सस्ते में मिल रही है, तो बेटर रेट आउटकम्स उसको अचीव करने में हेल्प करती है करेंसी स्वैप्स। क्रॉस करेंसी बेसिस स्वैप क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं वो नोशनल प्रिंसिपल, जो मैं जैसे बात कर रही हूँ, जो कनाडा की कोई कनाडा की जो एक कंपनी है, फर्म है, वो क्या कर रही है, वो यूएस में उसको पेमेंट करनी है, तो वो क्या कर रही है, स्वैप में एंटर करके उधर से उसको लेन देन कर रही है। तो वो किस चीज की लेन देन होगी, बेसिकली वो होगी आपके नोशनल प्रिंसिपल्स की। जो अगर ये मान लो ये लैंड कर रही है आपके यूएस के, लैंड कर रही है कनाडा के डॉलर्स, ठीक है, तो इसको किसमें पेमेंट मिलेगी, कनाडा इंटरेस्ट पेमेंट्स किसमें आएगी, इसको जो जिस करेंसी में ये लैंड कर रही है उसी करेंसी में उसको इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेगी। अगर ये इसको यूएस करेंसी को बोरो कर रही है, तो वो यूएस करेंसी में ही उसको वापस देगी, ठीक है, पैसे। तो इसमें क्या होता है, द गोल ऑफ द ट्रांजैक्शन इज टू इशू एट अ मोर फेवरेबल फंडिंग रेट एंड द स्वैप द अमाउंट बैक टू द करेंसी ऑफ चॉइस। फिर बाद में क्या होगा, जैसे उसने लैंड किया था ये चीज, उसके बाद उसको वापस से ही मिल जाएगी उसी में, ठीक है। जो भी हम स्टार्टिंग में इनिशियल उसमें हम करेंसी को बोरो या लेंड कर रहे हैं, एट द एंड हमें वही करेंसी वापस से मिल जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट्स बस जो होगा वो डिफर करेगा, क्योंकि जो हम बोरो कर रहे हैं उसी करेंसी में मिलेगी हमें, और जो हम लेंड कर रहे हैं उसी में हमें देना पड़ेगा। फर्म्स दैट नीड फॉरेन डिनोमिनेटेड कैश कैन ऑब्टेन फंडिंग इन देयर लोकल करेंसी एंड देन स्वैप द लोकल करेंसी फॉर द रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी यूजिंग अ क्रॉस करेंसी बेसिस स्वैप। यही जो मैंने अभी हिंदी में समझाया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कॉमन यूज ऑफ करेंसी स्वैप क्या होता है, वो ट्रांजैक्शन, ताकि एक्स्ट्रा जो रिटर्न है वो इन्वेस्ट कर, वो उसको अर्न कर सके। कैसे अर्न करेगी, मान लो कि यहाँ पे इसमें जो एग्जांपल है कि फॉरेन बॉन्ड मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो उन प्रोसीड्स को इन डोमेस्टिक करेंसी कंपेयर्ड विद द यील्ड फ्रॉम द डायरेक्ट परचेज ऑफ द डोमेस्टिक एसेट बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ द बेसिस ऑन द क्रॉस करेंसी स्वैप। इसमें एक एग्जाम्पल है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इरेज कर दूं।
तो इसमें एक एग्जांपल है कि जब यूएस डॉलर्स की जो डिमांड है वो स्ट्रांग है, यूएस जो डॉलर है उसकी डिमांड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू योर जापानीज येन, जेपीवाई की। अभी हम आगे वाला जो नेक्स्ट आज जो चैप्टर शुरू करेंगे उसमें हम क्रॉस ये करेंसी मैनेजमेंट ही देखेंगे, तो इसमें आपको मैं बताऊंगी ये सभी क्यों लिखा होता है। तो ड्यूरिंग सच अ पीरियड जो यूएस का कोई इन्वेस्टर है वो क्या कर सकता है, वो उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो इन्वेस्ट कर सकता है अपने शॉर्ट टर्म जो अपने उसके पास पैसे हैं किसमें, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, उधर ही जो गवर्नमेंट की बॉन्ड्स होते हैं शॉर्ट टर्म 90 डेज हो गए 30 डेज हो गए इन सब में, या फिर वो क्रॉस करेंसी स्वैप टू लेंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर्स एंड बाय एन। अब ये क्या करेगा, जो ये इन्वेस्टर है ये एक स्वैप में एंटर करेगा। अब इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, यूएस डॉलर्स, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए या 3 मंथ्स के लिए वो क्या करेगा, वो एक स्वैप में एंटर करेगा और वो क्या करेगा, लैंड, क्योंकि उसके पास ज्यादा क्या है, यूएस डॉलर्स, तो वो लैंड करेगा यूएस डॉलर्स और यहां से उसको क्या मिलेगा, बोरो करेगा तो वो जापानीज येन उसको मिलेगा। ठीक है, उसको जापानीज येन मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे उसको यूएस डॉलर्स मिल रहा है। तो अब जो ये बोरो करा है जो उसने, अगर मान लो कि वो अप्रिशिएट हो रही है क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि यूएस डॉलर स्ट्रांग है, और वहां जब वो लैंड उसने किया, चलो ठीक है यूएस डॉलर्स, तो वो क्या करेगा वहां पे जाकर शॉर्ट टर्म जापानीज गवर्नमेंट डेट खरीद लेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, बोरो की। देखो इसमें दो तरह से फायदा है, कैसे दो तरह से फायदा है, एक तो वो लैंड कर रहा है अपना यूएस का जो ये यूएस डॉलर्स है, इससे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट्स मिलेगा, किस चीज में, यूएस में। और अगर उसने जब बोरो किया है अपना जापानीज येन, तो उसके पास जापानीज येन आ गए, उसके बाद वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में जापान में डाल सकता है, तो वहां से भी उसको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, तो 2 बार रिटर्न मिल गई इसको। और अगर यहाँ करता तो उसको सिर्फ एक अपनी जो गवर्नमेंट रिटर्न थी वही मिलती, तो ये तो एक अच्छी चीज हो गई क्रॉस करेंसी स्वैप की। ठीक है, एट मेच्योरिटी स्वैप जो इक्विवेलेंट अमाउंट है वो वापस से लेन देन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस करेंसी जो बेसिस स्प्रेड्स है वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, और वो किस चीज से वेरी करता है, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी फैक्टर्स, सप्लाई एंड डिमांड फॉर क्रॉस करेंसी फाइनेंसिंग। समझ आए वाला पॉइंट, जो ये वाला एग्जांपल है इसमें कुछ नहीं है, इसके पास यूएस इन्वेस्टर के पास एक्स्ट्रा यूएस थोड़ा सा कैश पड़ा हुआ था, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी जो कंट्री है उसमें ही वो छोटे टाइम के लिए अपनी सिक्योरिटीज ले ले, या फिर वो एक स्वैप में एंटर करे। और क्योंकि उसने देखा कि यूएस और जापानीज का ना थोड़ा सा ना वो है, वीक चल रही है जापानीज येन और हमारी स्ट्रांग है यूएस, तो वो क्या करेगी, लैंड कर देगी अपने पैसे उधारी पे दे देगी, उधारी का जो पैसा होगा फिर उसको उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलेगी, उधर से पैसा आया, फिर उसको क्या हुआ, बोरो उसको मिल गई उसके बदले में जापानीज येन, तो वो उसने फिर वहां पे जाके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज खरीद ली, तो 2 फायदे हो गए इसको। ठीक है, अब वैसे ही फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर है जो करेंसी का, वो यूज होते हैं, आर यूज टू हेज अगेंस्ट अनडिजायर्ड मूव्स। अनडिजायर्ड मूव्स मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मूव्स। ठीक है, इन द एक्सचेंज रेट बाय बाइंग एंड सेलिंग अ स्पेसिफाइड, वही इसमें सेम है, फ्यूचर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज, हम उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमारा जो एक डिफॉल्ट रिस्क वाली चीज है वो नहीं आती। कॉर्पोरेशन जो है वो कस्टमाइज करते हैं, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करेंगे ये। और इसमें बस ये है कि इनमें ना ये निकालना कि हमें अगर इतना कोई मान लो अगर 100 मिलियन के हमें कुछ चीज शेयर्स लेने हैं, तो हमें कितने लॉट्स लेने पड़ेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर के, हमें बस यही निकालना है इसमें पूरे में। तो इसमें नहीं गिवन है, वो अगले उसमें गिवन आएगा कि कितने हमारे फ्यूचर्स के लॉट्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा मैनेजिंग इक्विटी रिस्क। अब मैनेजिंग इक्विटी रिस्क क्या होता है, अगर इसमें जैसे एक एग्जांपल में देती हूँ, एक इंसान है ए, अब उसके पास क्या है, उसके पास ना एक स्टॉक पड़ा है, बहुत टाइम से उसने ले रखा है क्योंकि वो उसका लॉन्ग टर्म व्यू है और उसको ना उसमें टैक्स बेनिफिट में मिल रहा है। ठीक है, अब इस ए को क्या लग रहा है कि ना ये ना जो प्राइस है इसका ये फॉल होने वाला है, हमारा जो इस वाले स्टॉक का 3 महीने में ना इसका स्टॉक का प्राइस फॉल हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो बी के साथ ना एक एंटर करेगा एक स्वैप एग्रीमेंट में और उसको बोलेगा कि ठीक है, तो जितना भी मेरे पास रिटर्न आएगी ना इसकी, इस वाले स्टॉक की स्टॉक रिटर्न जो होगी वो मैं आपको दूंगा, और उसके बदले में मैं आपसे या तो मैं फिक्स या फिर फ्लोटिंग रेट ले लूंगा। ठीक है, समझ आया? जो ए के पास जो बॉन्ड पड़ा है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसका प्राइस जो है वो गिरने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्वैप में एंटर करेगा। तो वो बोल रहा है बी को कि ठीक है, मैं आपको ना 3 महीने जो 3 पेमेंट्स होगी ना वो मैं, ये तो बहुत ही अजीब सा बना दिया मैंने, रुक जाओ ऐसे। ठीक है, 3 महीने की जो ये पेमेंट्स है 0, 1, 2, 3, ये 3 महीने की जो पेमेंट्स है वो उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, किस उसमें करेगा, स्टॉक रिटर्न में, क्योंकि इसको लग रहा है कि स्टॉक रिटर्न जो है वो गिरने वाला है, तो ये क्या करेगा, कम पे हो रहा है इसकी तरफ से, तो और इसको क्या मिल रहा है, फिक्स या फिर फ्लोटिंग मिल रहा है, तो इसके लिए तो ये फायदा हो गया, इसलिए ये एंटर किया। अब बी को लग रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है और जो मेरे को देना पड़ेगा वो तो फिक्स है,
तो मेरे को तो इंक्रीमेंटल रिटर्न मिलेंगे बी की तरफ से, जो बी का पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे ऑप्शंस में लोग सोचते हैं वैसा ही, ठीक है, ऑपोजिट व्यू होगा तभी वो बायर सेलर होंगे। तो इसलिए इसमें ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉक का रिटर्न देंगे और ये फिक्स या फ्लोटिंग। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इक्विटी स्वैप्स होते हैं, रिसीव, इक्विटी रिटर्न, पे फिक्स्ड। वही ए है। अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि ये रिसीव क्या करेगा, ये पे करेगा फिक्स अमाउंट, ठीक है, फिक्स अमाउंट, और इसको मिलेगा क्या, रिसीव करेगा ये इक्विटी रिटर्न, इसको इक्विटी रिटर्न मिलेगी। या फिर दूसरे में इसको रिसीव करेगा इक्विटी रिटर्न, या फिर ये पे करेगा फ्लोटिंग, ठीक है। अब वैसे ही इसमें और क्या है, रिसीव करेगा इक्विटी रिटर्न और पे करेगा अनदर। मान लो ए के पास दूसरा स्टॉक है, बी के पास दूसरा स्टॉक है, आपस में दो इक्विटी रिटर्न्स की लेन देन करेंगे लोग। अब ये क्या है, ओटीसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। ओटीसी डेरिवेटिव मतलब ओवर द काउंटर, ठीक है, ओवर द काउंटर मतलब कस्टमाइज हो सकता है ये, बट इसमें डिफॉल्ट रिस्क होगा। जो इसमें बोल रहे हैं कि टोटल रिटर्न स्वैप क्या होता है, इसमें जैसे हम रिटर्न इक्विटी रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसमें शेयर प्राइस की जो एप्रिसिएशन है उसकी बात कर रहे हैं, जो शेयर प्राइस इंक्रीज होगा उसकी बात कर रहे हैं। बट इन टोटल रिटर्न स्वैप, मान लो अगर ये कोई शेयर डिविडेंड भी देगा तो इसमें डिविडेंड की जो डिविडेंड वाला पोर्शन हम इंक्लूड नहीं कर रहे नॉर्मल वाले में, जो मैं अभी इसकी बात कर रही थी इक्विटी रिटर्न, तो इसमें सिर्फ शेयर प्राइस का एप्रिसिएशन। बट अगर टोटल रिटर्न कोई स्वैप है तो उसमें बस डिविडेंड इंक्रीज इंक्लूड होगा, इसलिए वो टोटल रिटर्न स्वैप है। स्लाइटली मॉडिफाइड इक्विटी स्वैप होता है, उसमें क्या होता है, डिविडेंड्स के परफॉर्मेंस भी इंक्लूड होते हैं। अब जो इक्विटी स्वैप्स है वो सिंथेटिक एक्सपोजर टू फिजिकल स्टॉक्स है। इसमें फिजिकल स्टॉक्स की हम लेन देन नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ पैसों की लेन देन हो रही है, जो उनकी एप्रिसिएशन है उसकी लेन देन हो रही है। अल्टीमेटली ए के पास ही वो स्टॉक रहेगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं ओवर ओनरशिप ऑफ शेयर्स व्हेन हमारे पास, जब स्पेसिफिक मार्केट जो है लिमिटेड होती है, हमारे पास इतनी ज्यादा मतलब हम खरीद नहीं कर ले नहीं सकते। जो टैक्सेस का जो इशू है वो वाला भी उसको देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि स्वैप्स पे जो है वो टैक्सेस नहीं लगते। कस्टोडियन फीस जो है कभी कभार हाई होती है। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग द स्टॉक पोजीशन इज एलिवेटेड। इसमें हम थोड़ी देख रहे हैं कि स्टॉक है नहीं है, हमारी क्या पोजीशन है, क्या हम इकोनॉमिक कोई इन्वायरमेंट पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से कोई हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें मिलती रहेगी, रिटर्न्स मिलती रहेगी। अब जो ये बोल रहे हैं, या तो वो कैश सेटल्ड हो सकती है जो हमारी इक्विटी स्वैप्स है, या फिर वो फिजिकली सेटल हो सकती है। जो हमारी स्टॉक इंडेक्स होती है वो हमेशा कैश सेटल्ड होती है। कैश सेटल्ड, और अभी मैं बताती हूँ कैसे होता है, इन दोनों का मतलब क्या है। इफ द स्वैप इज कैश सेटल्ड, तो क्या करेंगे हम, जो भी स्वैप का रिसीवर होगा वो पे करेगा इक्विटी एप्रिसिएशन और कैश में, ठीक है, कैश में लेन देन हो रही है जो भी इक्विटी का प्राइस हुआ। फिजिकली सेटल्ड मतलब वो अगर एक फिजिकली सेटल्ड अगर उसने बनाया हुआ है तो वो क्या करेगा, जितना भी उसका प्राइस चल रहा होगा एक स्टॉक का, तो वो पैसे दे देगा उस पूरे एक स्टॉक के, इसमें एप्रिसिएशन नहीं देगा, वो उसे पूरे पैसे दे देगा। इक्विटी फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स क्या होता है। अब इक्विटी फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स सिमिलर, जो इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, और व्हेन द अंडरलाइंग स्टॉक इज अ इंडेक्स, कैश सेटलमेंट इज अवेलेबल, ठीक है। जो इक्विटी फॉरवर्ड्स होते हैं वो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कैश सेटलमेंट हो सकती है या फिजिकल सेटलमेंट हो सकती है। एक्चुअल फ्यूचर्स, जो ये वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसलिए मैं स्टार बना रही हूँ। जो एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा, कोटेड फ्यूचर्स प्राइस जो उस टाइम चल रहा होगा मल्टीप्लाइड बाय योर मल्टीप्लायर। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, इसको याद करना है। अगर मैं इसमें देखो, ये फॉर्मूला देखा सा लग रहा होगा, अभी देखा हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन में भी, ये फॉर्मूला सब में सेम है। अगर इसमें बोल रही हूँ कि मेरे को कितने फ्यूचर्स के यूनिट्स, एन इज योर नंबर ऑफ फ्यूचर्स, कितने लेने हैं हमें, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा बीटा टारगेट, जो भी हमें टारगेट वाला हमारा बीटा होगा उस पोर्टफोलियो का, माइनस में बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइड बाय बीटा ऑफ द फ्यूचर्स वाला जो हमारा पोर्टफोलियो, उसका मल्टीप्लाइड बाय योर एस इज योर, जितना भी पोर्टफोलियो का आपका अमाउंट है, डिवाइड बाय फ्यूचर्स का जो प्राइस है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो वाज सेम एज द बीटा ऑफ द इंडेक्स इक्विटी फ्यूचर्स, इसका मतलब क्या है, फुल्ली अगर मैं एग्जैक्ट हेज रेशियो निकालना चाह रही हूं तो उसमें क्या होगा बताओ। अगर पूरा फुल्ली हेज कर रही हूं तो टारगेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, फुल्ली हेज कर रहे हैं तो BT इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब ये वाली पूरी टर्म, ठीक है, ये वाली पूरी टर्म ये बन जाएगी। अगर मैं बात कर रही हूँ कि अगर देखो इसमें, अगर मैं चाहती हूँ इन्वेस्टर चाह रहा है कि जो पोर्टफोलियो का बीटा है उसको मैं इंक्रीज कर दूं,
अगर मैं एक चीज को इंक्रीज कर रही हूं तो इससे क्या होगा, बीटा टी विल एक्सीड बीटा एस। देखो ऐसे, अगर मैं पोर्टफोलियो का बीटा इंक्रीज करना चाह रही हूं तो ये हो जाएगा टारगेट बीटा विल एक्सीड दिस, और साइन ऑफ ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, उसको और फ्यूचर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। कैसे? क्योंकि जो बीटा ऑफ द फ्यूचर या फॉरवर्ड होता है वो तो 1 के इक्वल होता है, क्योंकि वो सेम अंडरलाइन को ही पूरा परफॉर्म करता है। तो अगर मैं कोई पोर्टफोलियो का अपना बीटा बढ़ा रही हूँ तो मेरे को फ्यूचर्स भी तो बाय करने पड़ेंगे, तभी तो ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा। नेगेटिव तो नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज तो पॉजिटिव है और ये वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये तो प्राइस है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसको भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अगर मैं बीटा का पोर्टफोलियो डिक्रीज करना चाह रही हूँ तो मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा अपने फ्यूचर्स, सेल करना पड़ेगा फ्यूचर्स, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल केस है जिसमें मैं पूरा फुल्ली एलिमिनेट कर रही हूँ तो वही वाला जो ये बीटा टी 0 वो वाली चीज है। कैश इक्विटाइजेशन, जिसको मैं कैश सिक्योरिटाइजेशन या कैश ओवरले भी कहती हूँ, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम इक्विटाइज करते हैं अपने कैश को। अनइंटेंडेड जो कैश की होल्डिंग्स है उनको मैं इक्विटाइज कर रही हूँ। इक्विटाइज मतलब इक्विटी की तरह बिहेव करेंगे। अब वो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास कैश पड़ा है उसको मैं परचेज कर लूंगी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि जो फंड मैनेजर्स है वो अटेम्प्ट करेंगे रेप्लिकेट करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट इन विच द कैश वुड बी इन्वेस्टेड। कैश की जो बीटा होती है वो क्या होती है 0, तो इसमें फ्यूचर्स कितना लूंगी मैं, ये वाली चीज। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बार हम देख चुके हैं। टारगेट हमेशा कुछ भी जो होगा, बीटा होगा या कोई भी रिस्क फैक्टर्स है ये सारे, इसको माइनस टी टारगेट लेंगे, फिर माइनस हम करेंगे अपना पोर्टफोलियो की चीज, माइनस करेंगे जो भी हम जिसकी भी बात करें, स्वैप ले लो, फ्यूचर्स ले लो या कोई भी चीज, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर बॉन्ड का केस है, सीएफ जो कन्वर्जन फैक्टर, या फिर हम एस और एफ इसकी बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो अगर इसमें कैश की जो होल्डिंग्स है उसका बीटा क्या होता है 0। कैश इक्विटाइजेशन समझ आया? कैश इक्विटाइजेशन क्या होता है, कैश जब हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम ऐसे फ्यूचर्स ले लेते हैं जिससे कि हमारा वो इक्विटी की तरह बिहेव करते हैं, इक्विटाइज कर रहे हैं उसको। वॉलेटिलिटी, डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं मैं बताती हूँ। इसमें वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी जो हमने देखा है ऑप्शंस में जिसको हम बोलते हैं वेगा, वेगत बोलते हैं, ठीक है। और तो इसमें होता क्या है, वॉलेटिलिटी डेरिवेटिव्स, हमारा एक इंडेक्स होता है विक्स इंडेक्स, ये सबको पता है, इंडिया विक्स सबने सुना है। इसके भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट, विक्स एक इंडेक्स है, जैसे हम जो निफ्टी है उसमें हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले सकते हम, तो हम उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लेते हैं, एफएनओ जिसे बोलते हैं, एफएनओ में हम करते हैं इन्वेस्ट। तो वैसे ही विक्स एक इंडेक्स है, उसमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, विक्स को हम फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स एज एन, अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट फॉल होने वाली है तो विक्स क्या होगा, वो विक्स इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। विक्स इंक्रीज होगा, तो अगर विक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कि विक्स इंक्रीज होगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकती हूँ। बट इसकी अंडरलाइन क्या होगी, इसके अंडरलाइन कोई हमारा स्टॉक का प्राइस नहीं होगा, हमारा होगा विक्स का इंडेक्स। कॉल ऑप्शन बाय कर सकती हूँ, लॉन्ग जा सकती हूँ कॉल ऑप्शन के, वैसे ही उल्टा कर सकती हूँ मैं, जो मैंने ऑप्शंस में आपको इंडेक्स के लिए बताया था या कोई स्टॉक के लिए बताया था वो भी सेम, इसको भी ऐसे ही पूरा मूव करेगा वो। बट इसमें जो ये बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो इसमें स्टॉक प्राइस है वो गिर रहा है, बट हमारा जो विक्स है वो नहीं फॉल कर रहा, ठीक है। तो इसमें ये कॉल ऑप्शन हमारा इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंडरलाइन क्या है, विक्स इंडेक्स है, इसकी अंडरलाइन स्टॉक नहीं है। अब इसमें CBOE एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। विक्स इज अ मेजर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉलेटिलिटी इन S&P 500 ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। नेक्स्ट 30 ईयर्स में कितनी वॉलेटिलिटी होगी ये विक्स उसको देखता है। ये ऐसे हर एक अलग अलग कंपनी या अलग अलग कंट्री के विक्स भी होते हैं, इंडिया विक्स भी है। जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन विक्स इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करते हैं, विक्स फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। विक्स फ्यूचर्स क्या करती है, अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को टू इम्प्लीमेंट अ व्यू डिपेंडिंग ऑन एक्सपेक्टेशंस अबाउट द टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। हम क्या करते हैं, हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में जो भी चेंजेस आने वाले होते हैं उसको ही हम ट्रेड करते हैं, उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम अपने एफएनओ में एंटर करते हैं। द शेप ऑफ द विक्स फ्यूचर्स कर्व इज ऑलवेज चेंजिंग, चेंज होती रहती है क्योंकि वो वॉलेटिलिटी भी हमारी चेंज होती रहती है इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ ऑफ फ्यूचर लेवल वॉलेटिलिटी। बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी इन विक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो विक्स का फ्यूचर्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता इंडेक्स को, स्पेशली व्हेन विक्स स्पाइक्स। अगर मान लो कि विक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, जरूरी नहीं है कि विक्स का फ्यूचर्स भी इंक्रीज होगा, वो कोई और अपने सिस्टम मतलब जो उसका और कोई डिटरमिनेंट्स होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि विक्स के हिसाब से वो चेंज हो।
विक्स फ्यूचर्स जो है कन्वर्जेस टू द स्पॉट विक्स एज एक्सपायरेशन अप्रोचेस, जैसे जैसे नॉर्मल चलता है वो पूरा स्पॉट उसमें चलता है जो स्टॉक मार्केट में, वैसे ही सेम जो विक्स के फ्यूचर्स है वो भी कन्वर्ज करते हैं आपके स्पॉट विक्स से जब भी एक्सपायरी होने वाली होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है विक्स ऑप्शन प्राइसेस आर डिटरमाइंड फ्रॉम विक्स फ्यूचर्स। ऑप्शन प्राइस विक्स फ्यूचर से डिटरमाइन होते हैं, विक्स के इंडेक्स से नहीं होते। विक्स का जो फ्यूचर्स है वो भी विक्स जो हमारे विक्स का इंडेक्स है उससे डिटरमाइन नहीं होता। दे प्रोवाइड एन एसिमेट्रिकल एक्सपोजर टू पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन एंटिसिपेटेड वॉलिटिलिटी, ठीक है। अब इसमें बात करें वेरिएंस स्वैप्स की। वेरिएंस स्वैप्स क्या होते हैं, वो डायरेक्शनल बेट्स लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ऑन इम्प्लाइड और रियलाइज्ड वॉलिटिलिटी। रियलाइज्ड वॉलिटिलिटी क्या है, जब हम कोई भी एंटर कर रहे हैं, ये इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी और रियलाइज्ड वॉलिटिलिटी क्या होती है, ये यहाँ पे जब मैंने कोई भी चीज, यहाँ पे ये टी है और 0 है ये टाइम और ये है टी, 0 पे मैंने कोई उस पे एंटर की मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक विक्स का जो फ्यूचर है वो बाय किया, तो यहाँ पे जब बाय किया तो ये क्या मेरा, इसको क्या बोलूंगी मैं, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। मैं एक एंटर करी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये रियलाइज क्या होगा, पूरे जो जितने पूरे टाइम फ्रेम के लिए हम देख रहे हैं उस वॉलिटिलिटी को, वो क्या हम रियलाइज कर रहे हैं, तो रियलाइज वॉलिटिलिटी पूरे टाइम के लिए होगी। तो इसमें सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा हमारा, वेरिएंस नोशनल। वेरिएंस नोशनल क्या, नोशनल प्रिंसिपल जो नोशनल अमाउंट होता है, रियलाइज वेरिएंस माइनस में वेरिएंस स्ट्राइक। वेरिएंस स्ट्राइक यानी कि जो हमने इस टाइम पे 0 पे अपना जैसे स्ट्राइक प्राइस होता है वैसे ही। वेरिएंस स्वैप ट्रेडर्स जनरली एग्री ऑन ट्रेड साइज पे, हम उसको एग्री करते हैं, उसको हम कैसे दिखाते हैं, वेगा नोशनल, उसको हम ऐसे लिखते हैं एन वेगा, ठीक है। इसको अब क्या बोल रहे हैं कि जो स्ट्राइक है वो भी हम पहले ही फ्यूचर की वेरिएंस जो डिटरमाइन करते हैं एक्सप्रेस एज वॉलिटिलिटी, हम इधर ही इसको एट टाइम 0 ही उसको देख लेते हैं। अब वेरिएंस नोशनल क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। वेगा नोशनल इंटू में 2 इंटू स्ट्राइक प्राइस। वैसे ही अगर जब मैं वेरिएंस नोशनल का ही पूरा ये सब इसमें लिख दूंगी, तो ये देखो एन वेगा नोशनल को मैं एन वेगा लिख सकती हूँ, ये वाली पूरी चीज क्या हो गई, ये पूरी चीज क्या है हमारा वेरिएंस नोशनल, ये क्या हमारा रियलाइज्ड वेरिएंस, और ये क्या हमारा वेरिएंस स्ट्राइक जो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। तो सेटलमेंट अमाउंट इसमें ही जब मैंने पूरी वैल्यू डाल दी तो हमें क्या मिल गया, ये वाली फॉर्मूला मिल गया। अब वेरिएंस स्वैप इनटू में वेरिएंस नोशनल इनटू में ये पूरा ये सारी चीज दे रखी है, ठीक है। और तो ये क्या है हमारा, अगर मैं वॉलिटिलिटी को, ये वॉलिटिलिटी यानी ये स्टैंडर्ड डिविएशन, जब मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी या उसको स्क्वायर कर दूंगी तो वो बन जाएगा वेरिएंस। अब जो ये वाला जो पूरा टॉपिक है 7th और जो हमारा ये 8th, मैंने इसमें पूरा कोई भी कुछ स्लाइड्स नहीं बनाई है क्योंकि ये आप लोग जाके रीड करोगे, क्योंकि इसमें मिनी केसेस है, उसको खुद से पढ़ना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, छोटे छोटे केसेस दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि हमें कौन से स्वैप्स यूज करने हैं और हमें क्या करना है, ठीक है। 9th पे आते हैं हम कि हम डेरिवेटिव्स को कैसे यूज कर रहे हैं, टू इन्फर मार्केट एक्सपेक्टेशंस। अब मान लो ये जो हमारे केसेस है, एप्लीकेशंस है, हमें मान लो इन्फर करना है एफओएमसी की क्या एक्सपेक्टेशंस बनाने हैं हमें, कि एफओएमसी क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है, मीटिंग करती है, सबको पता है, क्योंकि उसको अपने जो रेपो रेट्स होते हैं या इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो डिटरमाइन करती है, इन्फ्लेशन देखती है वो, ताकि इन्फ्लेशन में स्टेबिलिटी बनी रहे, एक टारगेट इन्फ्लेशन तक ही हम रहे, तो इसलिए वो क्या करेगी, मीटिंग्स में आएगी, मीटिंग्स बनाएगी, तो वो देखेंगे हम कि उसमें इंटरेस्ट रेट अप होगा, मूव वो या डाउन होगा, तो हमें क्या करना है, कौन से डेरिवेटिव देखना है, फेड फंड फ्यूचर्स देखेंगे। अगर हमें एक्सपेक्टेशंस बनानी इन्फ्लेशन रेट्स के लिए तो हम किस पे जाएंगे, सीपीआई इन्फ्लेशन स्वैप्स। अगर हमें मार्केट वॉलिटिलिटी को देखना है तो हम विक्स फ्यूचर्स देखेंगे, ये सब देख रहे हैं। अब इसमें फेड फ्यूचर फंड्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना है, इनटू में नहीं सॉरी 100 माइनस एक्सपेक्टेड एफएफई क्या है हमारा, फेड फंड्स फ्यूचर जो एक्सपेक्टेड हमारा रेट है वो। अब हमें प्रोबेबिलिटी, हमें थोड़ी पता है कि कितना डिटरमाइन, वो कितना रेट हाइक करेगा, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, वेयर द करंट फेडरल फंड रेट इज द मिड पॉइंट ऑफ द करंट टारगेट, हम इसमें एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये पूरा ये फॉर्मूला याद करना है, प्रोबेबिलिटी का है। अब इसमें है एंड्रयू अक्यूअंग मैनेजेस अ पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लोटिंग रेट कॉर्पोरेट डेट, ये एग्जांपल है, and he is interested in understanding current market futures expectations for Fed rate actions at the upcoming FOMC meeting. He observes कि current price of the Fed funds क्या है after
एक्सपायरिंग आफ्टर द नेक्स्ट FOMC मीटिंग इज इतना 97.99, ठीक है, करंट ये चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है हमारा, जो देखो इसमें सब लिखा हुआ है कि फेड फंड्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग आफ्टर द FOMC फ्यूचर्स मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये हो गया 100 माइनस में एक्स क्या है हमारा एक्सपेक्टेड, हमारा कितना हमें लग रहा है कि जो हमारा जो फेड है वो कितना प्राइस को रिड्यूस करेगी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से निकाला तो हमें कितना आया, ये 2.10 की अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कितने से डिक्रीज हो सकती है। तो जो करंट फेडरल फंड का जो रेट है वो है हमारा इतना भी बिटवीन दिस, ठीक है। द एक्सपेक्टेड एवरेज FFE फी रेट क्या है हमारा 2.10, तो ये तो हमारा एक तो निकल गया। अब निकाल रहे हैं हम कि प्रोबेबिलिटी क्या है 25 बेसिस इंटरेस्ट रेट हाइक एट द नेक्स्ट FOMC मीटिंग। इफेक्टिव फेडरल रेट क्या है हमारा जो डिक्रीज होने वाला है, जो अभी हमने निकाला ये, माइनस में इन दोनों का क्या है, ये क्या लिख रहे हैं करंट फेडरल रेट। करंट फेडरल रेट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द करंट टारगेट रेंज की जो, तो इसमें इसका मिड पॉइंट क्या होगा 1.75 और 2 का, इसका मिड पॉइंट बनेगा 1.875 शायद, कितना है 25 है ना, 25 का हाफ कितना होता है, ठीक है, ये बन रहा है इतना, ये 25 है शायद, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ है, ठीक है। इसमें से बस इसका क्या किया है, ये 1.75 माइनस 2 में से माइनस करा हमने 1.75, कितना आया 0.25, 0.25 का डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 12.5। अब इसमें हम ये ऐड कर देंगे या इसको माइनस कर दो, ठीक है, कितना बैठ रहा है 8 और 7 5, हाँ 1 यही बैठ रहा है 1.875। अगर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट जो है वो हाइक हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम ये वाली चीज तो सेम ही रहेगी, इसमें ये वाली चीज सेम ही रहेगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम 25 बेसिस पॉइंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो ये बन गया 2% और 2.25%। अब इसका हाफ जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम, कितना होगा 2 पॉइंट, इसमें 12.5 हो गया ना 2.125। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 90%। तो हम ये बोल सकते हैं कि 90% चांस है कि ये 2.1 जो होगी अब हमारी एक्सपेक्टेड फेडरल रेट होगी, ठीक है। विद दिस वी एंड आवर रीडिंग नंबर 2 और हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट जो डे है उससे शुरू करेंगे हम अपना जो नेक्स्ट रीडिंग है हमारी रीडिंग नंबर 3 करेंसी मैनेजमेंट। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज इसको बार बार पढ़ लेना, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है इतना डिफिकल्ट, बस इसमें स्वैप्स की बात करिए और डिफरेंट स्वैप्स लिए, कभी वॉलेटिलिटी स्वैप लिया, कभी इक्विटी स्वैप लिया, इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो जो डिफरेंट रिस्क उन्होंने देखा उसके हिसाब से उन्होंने मैनेज करने के लिए डिफरेंट एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ले लिया। विद दिस वी एंड आवर दिस चैप्टर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट डे, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।